एक वो माइंडसेट है ना लोगों का कि भाई मैं एक दिव्यांग हूँ, भाई ये क्या कर सकता है। घर में बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब थी। मैं जब स्कूल से आता, जब मैं सुबह से लेकर के शाम तक पूरे लथपथ पसीनों में पेटियों को ठोकता ठोकता और रात को घर में आता था। फिर उसके बाद सुबह को उठ के क्लास जाना, तो इतनी ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि भाई मैं सही से नींद भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन एक गोल मुझे नजर आता था। वो दिन मेरे लिए, मुझे आज भी याद है कि एक तरफ से कॉल आती है, वो कहते हैं ना, हीरे को तलाशा नहीं तराशा जाता है। हीरे को तलाशा नहीं तराशा जाता है, पत्थर को काटकर ही हीरा तराशा जाता है। मैं मुन्ना खालिद, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एनबीसी एफडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मैं एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता हूं। हम लोग परिवार में 7 भाई बहन और पेरेंट्स हैं। मेरे पापा एक बहुत ही मामूली ड्राइवर है, मेरी माताजी गृहिणी है, और मैं अपने भाई बहन में तीसरे नंबर पर आता हूं। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हमारी पढ़ाई ठीक से भी नहीं हो पाई। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने मेहनत करके जो भी कुछ वो पढ़ा पाए, हमें 7वीं 8वीं 10वीं और 12वीं तक वो पढ़ाया। लेकिन उसके बाद स्थिति ये थी कि भाई अब क्या किया जाए। मुझे घर को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही काम करने पड़ते थे। मैं जब स्कूल से आता तो मैं एक एसटीडी पर बैठा करता था। उस एसटीडी पर मुझे 250 रुपये महीना मिला करता था। उस 250 रुपये से हम स्कूल की फीस और कुछ कॉपी किताबें, पेन पेंसिल खरीद लेते थे। तो धीरे धीरे हम बड़े होते गए और हमारे घर का खर्च भी काफी बढ़ता गया। तो मैंने देखा कि भाई अब 250 रुपये में तो कुछ नहीं हो सकता। घर वालों की स्थिति ऐसी थी कि भाई देखने से भी थोड़ा सा लगता था कि भाई हम क्या करेंगे आगे, इस स्थिति को कैसे बदला जाएगा। लेकिन एक मन में था विश्वास कि भाई इस स्थिति को एक दिन जरूर बदलना है और इसको मैं बदल कर ही रहूंगा। उसके साथ साथ मैंने थोड़ी और मेहनत शुरू की। मैंने फ्रूट्स की ठेली लगाई, मैंने फ्रूट्स बहुत बेचा, मैंने फल बेचे, मैंने सब्जियां बेची। जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो मैं आम की पेटियां भी ठोका करता था। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैं सुबह से लेकर के शाम तक पूरे लथपथ पसीनों में पेटियों को ठोकता ठोकता और रात को घर में आता था। उसके बाद जब मेरा 10वीं हुआ, 12वीं हुआ और बड़े हो गए, अब यह था कि भी अब क्या करें। एक गांव में पढ़ने लिखने वाला बंदा अब आगे क्या करेगा, कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं, घर की स्थिति इतनी खराब कि अब क्या किया जाए। तब जामिया का नाम मैं सुना करता था, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जिसमें शाहरुख खान का नाम हमने सुना, वीरेंद्र सहवाग का नाम हमने सुना। तो कि भाई उसमें कैसे पढ़ा जाए। तो फिर मैंने उसका एक ऑनलाइन आवेदन किया, वहां पर मैंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया और वहां पर फाइनली मेरा नाम आ गया। अब दिक्कत यहां थी कि भाई नाम आ गया है, अब वहां पर पढ़ने जाना है। पढ़ने के लिए चाहिए पैसा, जो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं था। काफी घर में बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब थी। पिताजी की इतनी इनकम नहीं थी कि वो हमें गांव से बाहर भेजकर पढ़ा सके। लेकिन मम्मी ने कैसे भी जुगाड़ करके उधार पैसा लिया और मुझे कि भाई अब आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको जाना है। उन्होंने मुझे दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ पर इतना खर्चा था, पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। यहाँ पर रहने का, हॉस्टल का, एक बार फीस भर दी, दोबारा कैसे भरें, किससे उधार ले। तब मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर भी कुछ काम किया जाए। दिल्ली आकर भी मैंने हॉस्टल में जब मैं रहता था तो वहां अखबार बांटा करता था। अखबार के साथ साथ मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया, होम ट्यूशन मैंने देना शुरू किया। तो उससे पॉकेट मनी का खर्चा तो निकल जाता था, लेकिन इतना नहीं हो पाता था कि भाई घर को भी सपोर्ट किया जाए। लेकिन मन में था कि भाई नहीं, मुझे सिर्फ ये दिखता था कि मेरे घर की स्थिति मुझे बदलनी है, उसको चेंज करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि मैं अपने आप को लगातार मेहनत करता जाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े। ऐसा
मेरा ग्रेजुएशन हो गया ठीक ठाक। उसके बाद अब ये था कि अब क्या करें। मैंने एक स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया। स्पोर्ट्स से मुझे याद आता है कि जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, एक वो माइंडसेट है ना लोगों का कि भाई मैं एक दिव्यांग हूं, भाई ये क्या कर सकता है। लोग तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि भाई ये कोई स्पोर्ट्स भी खेलेगा, और वो भी ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें मूवमेंट इतना ज्यादा होता है। तो मुझे बचपन की एक घटना याद है, जब लोग फुटबॉल खेल रहे थे, जो हमारे सहपाठी थे, तो उन्होंने मुझे खिलाने से मना कर दिया था। तो मुझे उस टाइम लगा कि भाई तुझमें कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन उस कमी को मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। मैंने सोचा कि एक दिन मैं खेलूंगा, स्पोर्ट्स भी मैं खेलूंगा। और उस स्पोर्ट्स की वजह से मैंने यहाँ पर बैडमिंटन खेलना शुरू किया। बैडमिंटन खेलते हुए जब मेरा गेम इंप्रूव हुआ, तो लोगों से पता चला कि आपकी कैटेगरी में भी गेम्स होते हैं। मैं यहाँ पर जो नॉर्मल बंदे थे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी पैर में, मैं उनको काफ़ी अच्छे मार्जिन से हरा देता हूँ आज भी। उन लोगों ने मुझे बताया कि आप जो है पैरा बैडमिंटन में आप अप्लाई कीजिए, आप वहाँ पर खेलिए। मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। पहला मेरा नेशनल चेन्नई में था। वहाँ पर मैं क्वार्टर फाइनल हार गया, लेकिन हारने के बाद मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उस हार में मुझे एक जीत नजर आती थी, जो कि आगे चलकर वही हार जो मेरे मन में थी कि नहीं जीतना है, मुझे ये अचीव करना है। आगे चलकर मैंने और कड़ी मेहनत की, जिसमें मैंने जामिया के लिए 2 गोल्ड और यूपी स्टेट के लिए मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वो मेरा राष्ट्रीय स्तर का पहला मेडल था। उसके साथ साथ मैंने अप्लाई किया था MSW में, जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो मेरा उसमें एडमिशन हो गया। अब ये था कि भाई अभी MSW करने के लिए क्या किया जाए, इतने पैसे कहाँ से लाए जाए। एडमिशन हो गया। उस वक्त मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, थोड़े बहुत उधार लेकर के मैंने फीस तो सबमिट कर दी। अब ये था कि भाई खाने के लिए भी कुछ होना। हॉस्टल से निकाल दिया गया था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद तो ऐसा नहीं है कि वो लोग रहने दें, क्योंकि मैं किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं था। फिर मैंने दोबारा होम ट्यूशन देना शुरू किया, और स्थिति ऐसी आ गई कि मुझे पढ़ाई छोड़कर घर जाना पड़ा। वो मेरे लिए बहुत ही दुखी दिन था जिस दिन मैं यहाँ से पढ़ाई छोड़कर गया। मैं लगभग 1-1.5 महीने घर पर रहा, और दिन रात यही सोचता रहता कि मैं कैसे इसको, अपनी स्थिति को चेंज करूं। मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। मैंने उस 1.5 महीने में तैयारी भी की, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी हॉस्टल की फीस सबमिट की, और मुझे दोबारा से पढ़ाई शुरू करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। उसके बाद जब मैं MSW करता रहा, तो बीच बीच में मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा था। मैंने दोबारा से कड़ी मेहनत शुरू कर दी थी। मुझे लैपटॉप की ज़रूरत होती थी, लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं था। मेरे हॉस्टल में जो रूममेट थे, उन्होंने मुझे देने को तो कहा, लेकिन 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे तक वो अपना काम करते थे, और 12 बजे के बाद मुझे अपना काम करना पड़ता था। तो पूरी रात ही ऐसे ही निकल जाती थी, और उस रात को मैं लैपटॉप में अपना काम करता था, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह सब वो टाइपिंग में ही लेते थे। फिर उसके बाद सुबह को उठ के क्लास जाना, तो इतनी ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि भाई मैं सही से नींद भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन एक गोल मुझे नजर आता था कि मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं अपनी स्थिति चेंज करूंगा, और मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। जब मेरा MSW कंप्लीट हुआ, घर वालों के ताने, दुनिया वालों के ताने कि भाई आपका लड़का बाहर रहता है, वो करता क्या है, वो इतने साल से बाहर है, उसको अभी कोई जॉब भी नहीं है, वो आपके पैसे खराब कर रहा है। दुनिया भर की बातें, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव। कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे, जिसमें मेरे पेरेंट्स आते हैं। उन्होंने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया, हमेशा इनकरेज किया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। उसके बाद मैंने एक फॉर्म भरा NBC FDC का, जिसमें एक पोस्ट निकली थी, वो मैंने भरा, और 2018 जून में वो मुझे मिली। वो दिन था जिस दिन मेरे पास कॉल आई, 23 मई
2018 कि आपका सिलेक्शन हुआ है। उस दिन शाम को मेरे घर से एक कॉल आती है कि भाई अब आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, आपको हमें सपोर्ट करना है। वो दिन मेरे लिए, मुझे आज भी याद है कि एक तरफ से कॉल आती है कि भाई आपकी जॉब लगी है, एक तरफ से कॉल आती है कि अब आपको सपोर्ट करना है। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल दिन था। मैंने घर से सिर्फ 15 से 20 दिन मांगे कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर लिया। मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली, जिसके साथ साथ मैं अपना स्पोर्ट्स भी बढ़ा सकूँगा, घर वालों को सपोर्ट कर सकूँगा, और मैं बहुत खुश हूँ। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो लड़का जो कभी सड़क के किनारे फल सब्जियाँ बेचा करता था, वो लड़का जो 250 रुपये में एसटीडी बूथ पर बैठा करता था, वो लड़का जो सुबह से शाम तक आम की पेटियां ठोका करता था, उस लड़के ने एक सपना देखा था, एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब का, जो उसने आज हासिल कर लिया है। उसने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा कोशिश करता रहा। उसको एक लक्ष्य उसने बनाया कि मुझे ये पाना है तो पाना है, मुझे हार नहीं माननी है। मैं दिव्यांग हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मानसिक तौर पर दिव्यांग नहीं हूँ। हमेशा हर एक इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। लहरों से लड़कर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सब भी कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, बस आप मन में कभी हार ना माने। धन्यवाद। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की, और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में, तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था, और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है, और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी, कोई भी पर्सन मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल for really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.